नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसने भारत में ना दशकों से काफी हलचल मचाई है, सियासी गलियारों में भी, सामाजिक तौर पर भी। किताब है ईवी रामास्वामी, पेरियार की सच्ची रामायण। अब ये सिर्फ कोई लिटरेरी वर्क नहीं है, हम्म। ये वाल्मीकि रामायण की एक ऐसी रीटेलिंग है, एक पुनराव्याख्या है हम्म। जो जो पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है। हाँ, मतलब हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये किताब नायक और खलनायक की जो हमारी समझ है ना, हम्म। जो स्थापित धारणाएं हैं, उनको बिल्कुल पलट देती है। हम्म। तो आज हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि भाई इस किताब में ऐसा है क्या, क्यों इतनी कंट्रोवर्शियल हुई है और आज भी इसकी बात क्यों होती है। तो चलिए इसके तथ्यों और विचारों की तह तक चलते हैं। हाँ, और यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जैसा आपने कहा, ये एक सामाजिक, एक राजनीतिक बयान भी है। और इसकी जड़ें पेरियार के उस सुधारवादी आंदोलन में हैं जिसने तमिलनाडु की पूरी तस्वीर ही बदल दी थी एक तरह से। तो इसे समझने के लिए ना, हमें उस समय का माहौल और पेरियार की सोच, उसको जानना बहुत जरूरी है। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो चलिए पहले थोड़ी सी बात पेरियार के बारे में ही करते हैं, ताकि वो कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए, है ना। ईवी रामास्वामी, जिन्हें लोग बहुत सम्मान से पेरियार कहते थे, जिसका मतलब होता है बड़ा या सम्मानित व्यक्ति, वो 20वीं सदी के एक बहुत बहुत प्रभावशाली समाज सुधारक थे और राजनीतिक विचारक भी, खासकर दक्षिण भारत में और उसमें भी तमिलनाडु में। तो उनकी सोच का बहुत गहरा असर रहा है। बिल्कुल, वो द्रविड़ आंदोलन के कह सकते हैं जनक माने जाते हैं। एक ऐसा आंदोलन जिसने दक्षिण भारत की राजनीति, समाज, पहचान, सब पर जबरदस्त असर डाला। उनका मुख्य लक्ष्य था जाति व्यवस्था, खास तौर पर ब्राह्मणवाद का विरोध करना। ब्राह्मणवाद मतलब वो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था जिसमें जन्म के आधार पर ब्राह्मणों को सबसे ऊपर माना जाता है और बाकियों को नीचे। उसका उन्होंने बहुत पुरजोर विरोध किया। पेरियार का मानना था कि ये व्यवस्था समाज के एक बहुत बड़े हिस्से के शोषण और दमन के लिए जिम्मेदार है, खासकर गैर ब्राह्मणों और दलितों के। और इसी पृष्ठभूमि में, इसी बैकग्राउंड में हमें उनकी सच्ची रामायण को देखना होगा। ये किताब उनकी इसी विरोध का, कह सकते हैं, एक साहित्यिक रूप थी। अच्छा, तो ये समझना जरूरी है कि उनके लिखने का एक खास मकसद था, कोई सिंपल कहानी नहीं लिख रहे थे वो। चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं। ये जो सच्ची रामायण है, इसमें पेरियार ने वाल्मीकि रामायण की कहानी को पेश कैसे किया? मतलब क्या सिर्फ किरदारों को अच्छा या बुरा बना दिया, या कुछ और भी था इसमें? देखिए, जहां तक हमें पता है, पेरियार का नजरिया एकदम अलग था, बिल्कुल ही अलग। उनके मुताबिक रावण कोई राक्षस या विलन नहीं था, नहीं? बल्कि उसे एक महान द्रविड़ राजा के तौर पर दिखाया गया, एक विद्वान, एक काबिल शासक, कला संस्कृति का जानकार। पेरियार का तर्क यह था कि रावण तो असल में अपने राज्य की, अपनी संस्कृति की, अपने लोगों की रक्षा कर रहा था। किसके खिलाफ? एक बाहरी हमलावर यानी राम के खिलाफ। ये तो पारंपरिक कहानी से एकदम उल्टा चित्रण है। हाँ। और दूसरी तरफ राम का चित्रण, मतलब जिन्हें करोड़ों लोग भगवान मानते हैं, उनका किरदार कैसे दिखाया उन्होंने। हाँ, यहीं पर यह किताब सबसे ज्यादा चौंकाती है शायद। पेरियार की रामायण में राम कोई दैवी अवतार या कोई आदर्श पुरुष नहीं है। उन्हें आर्य संस्कृति और कह सकते हैं उत्तर भारतीय विस्तारवाद के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है, सिंबल के तौर पर। पेरियार उन्हें एक ऐसे नेता की तरह दिखाते हैं जो चालाक है, अहंकारी है, और जिसने अपने सत्ता स्थापित करने के लिए छल कपट का सहारा लिया, खासकर रावण जैसे शक्तिशाली राजा को हराने के लिए। यहां तक कि सीता, हनुमान, लक्ष्मण जैसे और भी जो अहम किरदार है ना, उनकी भूमिका और उनके चरित्रों को भी पारंपरिक कथा से हटकर दिखाया गया है, एक अलग, ज्यादा मानवीय या शायद कहें कि राजनीतिक नजरिए से। अरे, ये तो पूरी कहानी ही पलट दी, मतलब लिटरली। ये सिर्फ किरदारों की अदला बदली नहीं थी जैसा लग रहा है। ऐसा लगता है कि पूरी कथा का मकसद ही बदल दिया गया। बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा। ये सिर्फ किरदारों को अच्छा या बुरा कहना नहीं था, बिल्कुल नहीं। पेरियार के लिए रामायण की कहानी उत्तर भारत की आर्य संस्कृति और दक्षिण भारत के द्रविड़ संस्कृति के बीच एक गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और यहां तक कि नस्ली संघर्ष का प्रतीक थी। उनका मानना था कि रामायण का जो पारंपरिक पाठ है, जो ट्रेडिशनल वर्जन है, वो असल में आर्यों द्वारा द्रविड़ों पर थोपा गया एक कल्चरल नैरेटिव है जो उनकी श्रेष्ठता साबित करता है। इसीलिए सच्ची रामायण लिखना उनके लिए उस नैरेटिव को चुनौती देना था, इतिहास को द्रविड़ नजरिए से पेश करने का एक तरीका था। ये सत्ता पर,
इतिहास लिखने के अधिकार पर और सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई पर एक बहुत तीखी टिप्पणी थी। उन्होंने रामायण को एक तरह से एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट की तरह पढ़ा और उसकी अपनी राजनीतिक व्याख्या पेश की। अच्छा, तो अब समझ आ रहा है कि ये किताब इतनी विस्फोटक क्यों साबित हुई होगी। मतलब जाहिर सी बात है, जब आप किसी समाज की सबसे पवित्र मानी जाने वाली कहानी को इस तरह से चैलेंज करते हैं तो विवाद तो होना ही था। क्या मुख्य वजह थी, क्यों इतना हंगामा बरपा इस पर? देखिए, सबसे पहली और सबसे सीधी वजह तो धार्मिक भावनाएं ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत में और दुनिया भर में भी करोड़ों हिंदुओं के लिए राम सिर्फ एक महाकाव्य के नायक नहीं है, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, आस्था और भक्ति के केंद्र हैं। अब उन्हें एक साधारण इंसान दिखाना, वो भी नकारात्मक गुणों वाला, ये कई लोगों के लिए तो सीधे सीधे ईश्वर का अपमान था। तो जाहिर है इससे उनकी भावनाएं आहत हुईं और उन्होंने इसका बहुत कड़ा विरोध किया। हाँ, ये तो स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल। और दूसरी वजह? क्या सिर्फ यही था? नहीं, दूसरी बड़ी वजह थी सदियों से चली आ रही पारंपरिक कथा को सीधी चुनौती देना, डायरेक्ट चैलेंज। रामायण भारत में सिर्फ एक कहानी भर नहीं है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। इसने लोगों के नैतिक मूल्यों को, सामाजिक व्यवहार को, सांस्कृतिक पहचान को गढ़ा है। मंदिरों में देखिए, घरों में, कला में, साहित्य में, हर जगह रामायण की छाप है। पेरियार का जो संस्करण था वो इस गहरी जड़ें जमा चुकी पूजनीय कथा का एक तरह से खंडन था, डिनायल था। इसने समाज की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए, उस स्टेटस को चुनौती दी जिसे लोग बिल्कुल नेचुरल मानकर जी रहे थे। बिल्कुल। और वो पहलू शायद सबसे ज्यादा अहम है। जैसे हमने पहले बात की ना, पेरियार का मुख्य संघर्ष जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। उनकी नज़र में रामायण की पारंपरिक कहानी और उसकी जो व्याख्याएं होती थीं वो इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करती थीं, जहां आर्य यानी उत्तर भारतीय उच्च जाति वाले नायक हैं और द्रविड़ यानी दक्षिण भारतीय, जिन्हें वो मूल निवासी मानते थे, वो या तो खलनायक हैं या कमतर हैं। तो सच्ची रामायण इस पूरी व्यवस्था पर सीधा हमला थी, डायरेक्ट अटैक। इसने समाज में मौजूद ऊंच नीच को, खासकर ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी। इसने उन समूहों को जाहिर नाराज किया जो मौजूदा सामाजिक ढांचे से फायदा उठा रहे थे। इसलिए ये विवाद सिर्फ धार्मिक आस्था का सवाल नहीं था, इसमें सामाजिक बराबरी का मुद्दा था, राजनीतिक सत्ता का संघर्ष था, द्रविड़ पहचान को स्थापित करने की लड़ाई जैसे मुद्दे भी गहरे जुड़े हुए थे। ये उस समय तमिलनाडु और दक्षिण भारत में जो सामाजिक और राजनीतिक मंथन चल रहा था ना, उसका आईना थी ये किताब। तो किताब का विरोध सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं हुआ, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने के लिए भी हुआ। तो मामला इतना बढ़ गया कि सिर्फ बहस और विरोध प्रदर्शनों तक ही नहीं रुका, इसे रोकने के लिए फिर कानूनी रास्ते भी अपनाए गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। इस किताब पर बैन लगाने की कई कोशिशें हुई। कई राज्य सरकारों ने, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी, ये कहते हुए कि भाई ये किताब नफरत फैलाती है, धार्मिक भावनाओं को भड़काती है और इससे समाज में अशांति फैल सकती है। तो मामला फिर अदालतों तक पहुंच गया। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला, है ना, जिसके बारे में अक्सर बात होती है। जी हाँ, 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने ललाई सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। ललाई सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सच्ची रामायण के हिंदी अनुवाद पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको चुनौती दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। अदालत का यह फैसला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिहाज से, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिहाज से, एक मील का पत्थर माना जाता है, लैंडमार्क जजमेंट। कोर्ट ने साफ कहा कि यह किताब भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत जो हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, उसके दायरे में आती है। ये तो बहुत बड़ी बात थी। मतलब कोर्ट ने ये कहा कि भले ही किसी की भावनाएं आहत हों, किताब पर बैन नहीं लगाया जा सकता, ऐसा। हाँ, मोटे तौर पर यही कहा, लेकिन एक संतुलन के साथ। देखिए, अदालत ने माना कि किसी किताब को सिर्फ इसलिए बैन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कुछ लोगों की या यहाँ तक कि मेजॉरिटी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। कोर्ट का मानना था कि ऐतिहासिक या पौराणिक शख्सियतों और ग्रंथों की आलोचनात्मक व्याख्या करना, उन पर सवाल उठाना या उनसे असहमत होना, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही हिस्सा है। हाँ, ये जरूर देखा जाना चाहिए कि क्या वो सीधे तौर पर हिंसा भड़काती है या पब्लिक ऑर्डर को कोई गंभीर खतरा पैदा करती है। पर सिर्फ विचारों का अलग होना या किसी की आस्था से मेल ना खाना वो पाबंदी का आधार नहीं हो सकता। इस फैसले ने विचारों की विविधता और इंटेलेक्चुअल डिबेट के महत्व को रेखांकित किया, खासकर धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर।
तो इस पूरी कहानी से मतलब ये किताब, इसका विवाद, ये कानूनी लड़ाई, इससे हम क्या समझ सकते हैं? इसका निचोड़ क्या निकालें? देखिए, सच्ची रामायण सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है ना? ये एक विचार है, एक वैकल्पिक नजरिया है जिसने स्थापित मान्यताओं को, सत्ता समीकरणों को चुनौती दी। यह हमें याद दिलाती है कि किसी भी कहानी के, खासकर जो पुरानी और पवित्र मानी जाने वाली कहानियां हैं, उनकी एक से ज्यादा व्याख्याएं हो सकती हैं, और शायद होनी भी चाहिए। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल। इतिहास और मिथक अक्सर वही लोग लिखते हैं ना, जो सत्ता में होते हैं या जिनकी आवाज ज्यादा बुलंद होती है। पेरियार का काम हमें उन आवाजों को सुनने के लिए उकसाता है जो हाशिए पर हैं या जिन्हें इतिहास में हारे हुए पक्ष की तरह देखा गया है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही कथा को अलग-अलग लोग अलग-अलग सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बिल्कुल अलग तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल। और पेरियार की रामायण की व्याख्या से कोई सहमत हो या असहमत, वो एक अलग बात है, लेकिन ये आज भी भारत में जाति, धर्म, सामाजिक न्याय, उत्तर दक्षिण के रिश्ते, क्षेत्रीय पहचान, इन जैसे मुद्दों पर बहस को जिंदा रखती है। ये दिखाती है कि कैसे प्राचीन कथाओं का इस्तेमाल आज की सामाजिक बुराइयों पर टिप्पणी करने, राजनीतिक संदेश देने या किसी समुदाय की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए किया जा सकता है ना? और सबसे बढ़कर मेरे ख्याल से ये हमें सिखाती है कि हमें सुनी सुनाई बातों या स्थापित आख्यानों को आंख बंद करके मान लेने के बजाय उन पर सवाल उठाना चाहिए, क्रिटिकली सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम जो कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो कहाँ से आई हैं, उन्हें कौन सुना रहा है और उनका छिपा हुआ मकसद क्या हो सकता है। ये आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की अहमियत पर जोर देती है, जो आज के इस इंफॉर्मेशन एज में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आज हमने ईवी रामास्वामी पेरियार की सच्ची रामायण के जरिए एक बहुत ही जटिल और अक्सर विवादित विषय की परतें खोली। हमने देखा कि कैसे उन्होंने एक जानी पहचानी कहानी को बिल्कुल नए नजरिए से पेश किया, उसके पीछे उनके सामाजिक और राजनीतिक तर्क क्या थे, और कैसे इस किताब ने भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम धार्मिक भावनाओं के सम्मान की जो बहस है, उसमें एक अहम भूमिका निभाई। हाँ, और ये किताब ना एक बहुत ही मौलिक और मुश्किल सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है आखिर में, कि जब इतिहास या पौराणिक कथाओं की व्याख्या सामाजिक आलोचना या किसी सुधारवादी एजेंडे के तहत की जाती है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और लोगों की पारंपरिक आस्थाओं, उनकी धार्मिक भावनाओं के सम्मान के बीच वो जो बारीक सी रेखा है, वो कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब शायद है नहीं, और हमारे जैसे विविधता भरे समाज में इस पर लगातार सोचना, संवाद करना और एक संतुलन बनाना ये बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा विचार है जिसके बारे में गहराई से सोचना वाकई फायदेमंद हो सकता है।